जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। भूगोल की क्लास में आपका स्वागत है और हम पढ़ रहे हैं आपका 10वां चैप्टर जिसका नाम है मानव बस्ती यानी ह्यूमन सेटलमेंट्स। और आज की अपनी इस वीडियो क्लास में हम नगरीकरण को ही यानी नगरों के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं उसी बात को आगे बढ़ाएंगे और समझेंगे भी आकृति के आधार पर नगरों का वर्गीकरण क्या हाल है विकसित और विकासशील देशों में नगरों का। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं और जानते हैं भी आकृति के आधार पर नगर कैसे कैसे हो सकते हैं। रेखीय हो सकते हैं, वर्गाकार हो सकते हैं, तारेनुमा हो सकते हैं, अर्धचंद्राकार प्रकार के हो सकते हैं। ये किसी भी आकार के आपको नगर है वो आकृति यानी शेप के आधार पर मिल सकते हैं, जैसे कि हमने ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में देखा था। अब एक चीज ध्यान रख लीजिए, यहां पर छोटे क्वेश्चन के रूप में भी जो नगर की आकृति होती है या उसकी जो वास्तुकला होती है या भवनों की जो शैली होती है मकान बनाने की, आप चाहे आकृति की बात करें, वास्तुकला की बात करें या मकानों की शैली की बात करें, ये किस पर डिपेंड करती है या किसकी देन है? वो होती है ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परंपराओं पर। किस प्रकार का उस टाइम का सिस्टम, कौन से रीति रिवाज, कैसा वहां का कल्चर होता है, उसी के अकॉर्डिंग हमें वहां उस क्षेत्र में नगरों की आकृति है, वास्तुकला है या मकान का जो डिजाइन है वो मिलता है। तो ये एक सामान्य सी बात। उसके बाद में दो चीज आपको ध्यान रखनी है, एक तो विकासशील देशों के संदर्भ में और एक विकसित देशों के संदर्भ में। विकासशील देशों के अंदर जो सिटी होती है, नगर है, वो गैर योजनाबद्ध तरीके से बसे होते हैं, कोई प्लानिंग नहीं होती। विकासशील देशों में तितर बीतर जैसे भी सेट बैठ जाए उस तरीके से बसा दिए जाते हैं। आप किसी भी शहर में जाओगे, अगर आप पुराने शहर के उस पुराने इलाके में जाओगे तो आपको बहुत ही तंग जो भीड़ी गलियां हैं वो मिलेगी, टेढ़ी मेढ़ी मिलेगी गलियां आपको, क्योंकि व्यवस्थित तरीका नहीं है। तो ध्यान रख लेना, विकासशील देशों में जो नगर है वो गैर योजनाबद्ध तरीके से बसे होते हैं। इनका जो उत्पत्ति या जन्म है वो ऐतिहासिक होता है, उस टाइम के हिसाब की बातें होती है, और आकृति है वो अनियमित है, क्योंकि योजना तो हमने बनाई नहीं, तो कैसे कोई फिक्स आकृति है वो हो सकती है। उसके बाद विकसित देशों की बात करें तो आपको योजनाबद्ध तरीके से बसे हुए देश मिलेंगे। तो उसके अंदर एग्जाम्पल की बात करें तो आपको कुछ एग्जाम्पल भी ध्यान में रखने हैं। भी विकसित देशों के अंदर दो एग्जाम्पल आपके सिलेबस में है, एक अदीस अबाबा, एक तो है अदीस अबाबा। अदीस का मतलब होता है नया, नवीन, और अबाबा का मतलब होता है पुष्प, यानी एक नया पुष्प। तो ध्यान रख लेना, अदीस अबाबा एक सिटी है और ये किस देश की राजधानी है ये भी आपको पता होना चाहिए। इथोपिया की राजधानी है अदीस अबाबा। इथोपिया की राजधानी अदीस अबाबा, जिसका मतलब होता है नवीन पुष्प होता है, और इसकी स्थापना 1878 में हुई थी। 1878 में विकसित अदीस अबाबा एक योजनाबद्ध तरीके से बसा हुआ जो नगर है वो है। तो ये आपको उदाहरण याद होना चाहिए अच्छे से। ये पर्वतीय घाटी पर बना हुआ है, हर प्रकार की यहाँ पर सुविधाएं हैं, वो पढ़ाई को लेकर, हॉस्पिटल की सुविधा को लेकर, यूनिवर्सिटी को लेकर बहुत ही अच्छे तरीके से हर फैसिलिटी आपको इस अदीस अबाबा के अंदर मिलती है। दूसरा एग्जाम्पल है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, जिसे उद्यान नगर भी कहा जाता है, क्योंकि यहां पर खूब बड़े क्षेत्र में उद्यान और पार्क है वो इसके अंदर बने हुए हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा हमारे योजनाबद्ध तरीके से बसे हुए नगर का एक और अच्छा उदाहरण है। उसके बाद आपको इसमें ध्यान रख लेना है भी इस कैनबरा शहर के वास्तुकार कौन है, किसने डिजाइन किया था। एक तो बता दूं, जो वास्तुकार जो डिजाइन करता थे वो अमेरिका के थे। तो अमेरिकन वास्तुकार है जिनका नाम है वाल्टर बर्नी ग्रिफिन। वाल्टर बर्नी ग्रिफिन ने 1912 में इसको डिजाइन किया था, इस सिटी को। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, एक हमने एग्जांपल पढ़ा इथोपिया का अदीस अबाबा,
जो एक योजनाबद्ध तरीके से बसा है। दूसरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, जिसे उद्यान नगर कहते हैं। इसका जो वास्तुकार था वो अमेरिका का था, नाम वाल्टर बर्नी ग्रिफिन थे। 1912 में इसको उन्होंने डिजाइन किया था। तो ये दो एग्जाम्पल आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो एक हम अपने भारत, जबकि भारत अपना एक विकासशील देश है, उसका एक एग्जाम्पल जरूर हम समझेंगे, याद रहे, ये कोई जरूरी नहीं है, नॉलेज के लिए। चंडीगढ़ जो पंजाब और हरियाणा की राजधानी भी है और एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। चंडीगढ़ बहुत ही अच्छे तरीके से, कभी मौका मिले घूमने का जाइएगा। यहाँ सेक्टरों के अंदर बसा हुआ है, खूब ही बढ़िया तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से। और इसको जो बनाने वाले थे, इसके जो शिल्पकार थे, वास्तुकार जो थे, वो थे फ्रांस के, जिनका नाम था ली कार्बूजियर। और इन्हें 13 नंबर पसंद नहीं था, तो इसलिए इन्होंने चंडीगढ़ में जो सेक्टर वाली जो सिस्टम है ना, अलग अलग सेक्टर बने होते हैं, एक सेक्टर के अंदर खूब सारी तरह की सुविधाएं आपको उसी के अंदर सारी मिल जाती है। तो 13 नंबर सेक्टर आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ली कार्बूजियर है वो 13 नंबर को अपने लिए अशुभ मानते थे, तो इन्होंने 13 नंबर सेक्टर है वो बनाया ही नहीं। 12 के बाद में सीधा ही 14 नंबर सेक्टर आ जाता है। कभी घूमोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो भारत के अंदर चंडीगढ़ एक बहुत अच्छा योजनाबद्ध तरीके से बसा हुआ नगर है, जिसके शिल्पीकार जो थे वो फ्रांस के थे, ली कार्बूजियर, यानी जो वास्तुकार, डिजाइन करता जो इनके थे। तो ये तो था विकसित देशों में योजनाबद्ध तरीके से जो बसे हुए हैं, उनके दो एग्जाम्पल, अदीस अबाबा और कैनबरा, और साथ में हमने लगे हाथ अपने भारत वाले की भी बात कर ली। तो इतनी चीज आपको इसकी ध्यान रखनी है। अब आपको ध्यान रखना एक और छोटा प्रश्न है, और वो है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक स्वस्थ शहर की, एक हेल्दी शहर की क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो 4 प्रमुख विशेषताएं इसके अंतर्गत है, चारों याद रखनी है आपको। एक अच्छा प्रश्न बन सकता है भी स्वस्थ शहर क्या होता है WHO के अनुसार, यानी कौन सी विशेषता उसके अंदर होनी चाहिए। तो एक तो स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण हो, स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण होना चाहिए वहां का। दूसरा, सभी लोगों की जो आधारभूत आवश्यकताएं हैं उनकी वहां पर पूर्ति होनी चाहिए, तो सभी लोगों की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो। तीसरा है, जो वहां की लोकल जो बॉडी होती है, स्थानीय जो सरकार बनती है, नगर पालिका की, नगर निगम की, ठीक है, तो जो स्थानीय सरकार में समाज की, समुदाय की भागीदारी होनी चाहिए। और चौथा है, स्वास्थ्य सुविधाएं इस प्रकार से हो भी हर आदमी को आसानी से उपलब्ध हो जाए। तो स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण हो, सभी लोगों की आधारभूत आवश्यकताएं पूर्ति करने वाली हो, लोकल गवर्नमेंट में वहां के समाज की लोगों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, और स्वास्थ्य सुविधाएं इस प्रकार की हो भी वो आसानी से उपलब्ध हो जाए। तो ये 4 प्रमुख विशेषताएं हैं जो कि एक स्वस्थ, एक हेल्दी सिटी के अंदर होनी चाहिए। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो 1 या 2 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। लगे हाथ एक परिभाषा और देख लेते हैं हम, नगरीकरण क्या होता है। नगरीकरण परिभाषा पूछी जा सकती है, अभी इसका क्या अर्थ होता है। नगरीकरण का मतलब होता है नगरीय जनसंख्या में वृद्धि होना, नगर की जनसंख्या में वृद्धि होना ही नगरीकरण कहलाता है। और मुख्यतः इसका जो कारण है वो क्या है, कारण है लोगों का गांवों से नगरों की ओर स्थानांतरण होना। गांव में पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, वहां पर रोजगार है वो कम है, तो रोजगार की तलाश में, एक अच्छे जीवन यापन के लिए गांवों से लोग शहरों की तरफ है वो प्रवास कर रहे हैं, स्थानांतरित हो रहे हैं, जिससे नगरीय जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। और नगर की जनसंख्या में वृद्धि होना ही क्या कहलाता है, नगरीकरण कहलाता है। और 19वीं सदी के अंदर तो विकसित देशों में नगरीकरण तेजी से हुआ, और जबकि 20वीं सदी के उत्तरार्ध में, यानी 20वीं सदी के लास्ट में, तो विकासशील देशों के अंदर तेजी से नगरीकरण है वो हुआ। तो ये एक सामान्य बात, आप नगरीकरण किसे कहते हैं ये भी आप ध्यान रख लीजिए। चलिएगा, अगर आप नोट्स फॉर्म में उतारना चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और उसके बाद एक बड़े प्रश्न को समझते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, और वो है नगरीय जो क्षेत्र है उनकी प्रमुख समस्याएं क्या हो सकती है। चलिए अब अपने समझते हैं नगरीय बस्तियों की समस्याएं।
हम टॉपिक को थोड़ा सा डिटेल में समझे उससे पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताना चाहता हूं बोर्ड परीक्षा के लिहाज से भी इस टॉपिक से प्रश्न किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। उत्तर सेम ही रहेगा, पूछने का तरीका बदलेगा। जैसे एक तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि विकासशील देशों में नगरीय बस्तियों की समस्याएं बताइए। दूसरा प्रश्न सीधा ये पूछा जा सकता है, नगरीय बस्तियों की समस्याएं बताइए। तीसरा प्रश्न ये पूछा जा सकता है, नगरीय बस्तियों की समस्याएं और उनके कारण बताइए, भी जो समस्या हो रही है उनका कारण। तीन तरह के। चौथे प्रकार का क्वेश्चन अलग अलग पूछा जा सकता है, जैसे नगरीय बस्तियों की आर्थिक समस्याएं बताइए या नगरीय बस्तियों की आर्थिक समस्याएं और उनके कारण बताइए। इसी प्रकार नगरीय बस्तियों की सामाजिक सांस्कृतिक समस्याएं बताइए और उनके कारण बताइए, या नगरीय बस्तियों की पर्यावरण संबंधी समस्याएं और उनके कारण बताइए। तो या तो सिर्फ आपसे समस्याएं पूछी जाएगी, चाहे वो सीधा प्रश्न नगरीय बस्तियों का है, चाहे विकासशील नगरीय बस्तियों की बात आ जाए, उत्तर में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। और कारण पूछे तो आप कारण बता सकते हो। तो यहां जो मैं आपको उत्तर बता रहा हूं, मैं समस्याओं को कारण सहित बता रहा हूं। अगर सिर्फ समस्याएं पूछे तो आप कारणों को चाहे न लिखें, याद है तो लिख दीजिए, नहीं है तो सिर्फ समस्याएं लिख दीजिए। अब प्रश्न सिर्फ आ गया नगरीय बस्तियों की समस्याएं बताई। आप चाहें तो इस प्रकार से ABC बिंदु बनाकर उनके अंदर लिख दीजिए। अगर 4 नंबर या बड़े ज्यादा अंकों का अगर प्रश्न है, अगर 2 नंबर 1 नंबर का है तो आपको ये पॉइंट बनाने की जरूरत नहीं है। फिर आप कोई भी आपका जो मन करे वो समस्याएं आप मिक्सअप करके लिख सकते हैं। वो इस बात पर डिपेंड करेगा भी बोर्ड परीक्षा में आपसे जो प्रश्न पूछा जा रहा है वो कितने अंकों का है। अंकों के हिसाब से उत्तर लिखा जाता है। तो चलिए हम पहले इसको विस्तृत रूप से समझ लें। जब आप इसको समझ लोगे तो आपको ये सारे प्रश्नों के उत्तर लिखना भी इजीली क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं भी नगरीय बस्तियों की आर्थिक समस्याएं और उनके कारण क्या होते हैं। देखिएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की कमी के कारण नगरों में आने लगते हैं लोग। गांव में रोजगार की कमी है तो वो कहां आते हैं? शहरों की तरफ भागते हैं, जिससे नगरों का आकार और वहां का जनसंख्या घनत्व है वो तेजी से बढ़ रहा है। और फिर इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए सुविधाएं उपलब्ध करवाना उस सरकार के लिए, उस देश के लिए एक बहुत बड़ी वित्तीय समस्या है, वो उत्पन्न हो जाती है। दूसरी बात करें भी हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से कौन सी समस्याएं आती है और उन समस्याओं के कारण। हमने इनको भी बिंदुवार लिखा है पॉइंट बनाकर, ताकि आपको समझना और याद रखना इजी हो जाए। जैसे हमने 5 बिंदु बनाए, 2-3 याद रख लीजिए आप। अब पहली सामाजिक सांस्कृतिक समस्याएं के वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण आधारभूत सुविधाएं जैसे आवास, पीने का पानी, बिजली या गंदे पानी की निकासी की आवश्यकता पूरी नहीं हो पाती है। एक समस्या ये होगी। दूसरी, उपलब्ध जो स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाएं हैं वो गरीब नगरवासियों को नहीं मिल पाती। तो गरीबों को स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पाती अच्छे से। तीसरा हो सकता है कि बेरोजगारी और शिक्षा की कमी से अपराध अधिक होते हैं। अपराध मतलब अपहरण हो गया, हत्या हो गया, रेप हो गया, चोरी हो गई, इस प्रकार की समस्याएं हैं वो बढ़ जाती है। गांव से ज्यादातर आपको पता है प्रवास किसका होता है? स्थानांतरण पुरुषों का होता है। तो गांव से पुरुष शहर की तरफ ज्यादा आते हैं, जिससे क्या होता है, जो नगरों का जो लिंगानुपात है, सेक्स रेशो है, वो बिगड़ जाता है। तो इस प्रकार से ये हमारी सामाजिक और सांस्कृतिक समस्याएं हैं। इसी प्रकार नगरों में जो आदमी होते हैं वो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ, निजी हित में काम करते हैं। पड़ोसी को ही पता नहीं है पड़ोस में कौन रह रहा है, तो इतने स्वार्थी हो जाते हैं वहां। तो वहां सामाजिक सहयोग की जो भावना है वो बहुत ही कम पाई जाती है। तो इस प्रकार से कोई भी आप इनमें से सामाजिक सांस्कृतिक समस्याएं लिख सकते हो। अब बात करें पर्यावरण संबंधी समस्याएं,
तो हमारे घरों में यानी घरेलू और उद्योगों में जो परंपरागत ईंधन है, चाहे सीधा लकड़ी जलाते हैं या कोयले का इस्तेमाल किया जाता है उद्योगों में, तो उस परंपरागत ईंधन के प्रयोग से वायु प्रदूषण होता है। ईंधन किसे कहते हैं? कोई भी चीज को जब जलाया जाता है और जलाने पर जो ऊर्जा देता है उसे ईंधन, फ्यूल कहा जाता है। तो घरेलू और उद्योगों में परंपरागत ईंधन के प्रयोग से क्या हो रहा है? वायु प्रदूषण हो रहा है। जनसंख्या वृद्धि से गंदी बस्तियों का जन्म हो रहा है। घरेलू और औद्योगिक जो हमारे अपशिष्ट है उनका निस्तारण और मल मूत्र के निष्कासन की उचित व्यवस्था का अभाव पाया जाता है, जिससे स्वास्थ्य खराब की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो गंदगी होगी तो सीधी सी बात है वहां जीवाणु विषाणु पनपेंगे और वो किसी न किसी माध्यम से हमारे शरीर में चले जाएंगे और हम बीमार हो जाएंगे। पानी में चला तो वो ये चीजें पानी में बह गई तो पानी से हमारे शरीर में आ जाएगी, हवा में है तो हवा सांस के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर आ जाएगी। तो जल प्रदूषण के कारण साफ पेयजल की है वो कमी हमें देखने को मिलती है। इसी प्रकार का विशाल जनसंख्या को आवास प्रदान करने के लिए कंक्रीट के घर बनाए जाते हैं। कंक्रीट समझ गए ना, ईंट पत्थर सरिये जो बजरी, इनसे हमारे जो घर बनाए जाते हैं जिससे उष्ण द्वीप का निर्माण होता है। गौर कीजिएगा, बहुत अच्छा बात, बहुत ही अच्छी बात। उष्ण द्वीप क्या? विशाल जनसंख्या को आवास यानी घर प्रदान करने के लिए कंक्रीट के घर बनाए जाते हैं जिससे उष्ण द्वीप का निर्माण होता है, यानी हीट आइसलैंड का निर्माण होता है। अब आप ये समझ सकते हो भी हीट आइसलैंड ये क्या भला आगे, जब सिटी के अंदर कंक्रीट पत्थर इनसे बने हुए जो मकान होते हैं जिससे शहर के अंदर का जो टेम्परेचर है वो 4-5 डिग्री बाहर के टेम्परेचर से बढ़ जाता है और उसी को कहा जाता है उष्ण द्वीप, हीट आइसलैंड। तो सिटी के अंदर जो मकान बने होते हैं जो ईंटों के पत्थरों के, तो वहां पर गर्मी ज्यादा होती है। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हो, ये इस प्रकार से नगरीय जो हमारी बस्तियां होती है वहां पर ये पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। परीक्षा की दृष्टि से आप 2-2 4-4 जो भी आपको समझ में आ जाए अच्छे से, जरूरी नहीं जो मैंने यहां लिखा है आपको वैसे ही लिखें, आप इसको इजी वे में अपनी भाषा में भी लिख सकते हो, बशर्ते उसका अर्थ सही निकलना चाहिए। और एक बार पुनः बताऊं, मैंने समस्याएं और समस्याओं के कारणों को साथ में लिखा है। जैसा प्रश्न की आपकी डिमांड हो उसी के अकॉर्डिंग आपको उत्तर है वो लिखना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बड़े प्रश्नों के रूप में। चलिए, समस्याएं हो गई, उनके कारणों की बात हो गई। अब चैप्टर के लास्ट में बात कर लेते हैं भी नगरीय जीवन को आसान यानी सुगम बनाने के क्या उपाय हो सकते हैं। नगरीय जीवन को हम कैसे इजी कर सकते हैं भी, हमेशा शहरों के अंदर क्या करें भी वहां की लाइफ कुछ इजी हो जाए। और ये प्रश्न इस रूप में भी आ सकता है भी नगरीय जीवन को आसान बनाने के 2-4 उपाय लिखिए, या आप ये समझ लीजिए भी यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की नगरीय रणनीति की योजना क्या है। तो यही यूएनडीपी की नगरीय रणनीति की योजना है और यही किसी नगरीय जीवन को आसान बनाने के उपाय हैं। तो किसी भी तरीके से प्रश्न पूछ ले, उत्तर वही रहेगा। सीधी सी बात है कहने की भी ये समस्याएं हैं शहरों के अंदर, इन समस्याओं को दूर कर दीजिएगा, जीवन अपने आप ही आसान हो जाएगा। तो आप अपने तरीके से भी इसमें जो ऐड है वो कर सकते हो। जैसे पहला है कि नगरीय गरीबों के लिए आश्रय स्थलों में वृद्धि की जाए। भी गरीब है, खुद का मकान नहीं बना सकता, तो उसके लिए कोई आश्रय स्थल जहां वो अपना रह सके, जीवन यापन कर सके परिवार के साथ, ऐसी जगह है वो उसके अंदर बढ़ोतरी कर देना चाहिए। रेन बसेरा टाइप है वो बना देने चाहिए। तो नगरीय गरीबों के लिए आश्रय स्थलों में वृद्धि की जानी चाहिए। दूसरा है कि आधारभूत नगरीय सुविधाएं जैसे शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य, स्वच्छ जल, सफाई का प्रबंधन उपलब्ध है वो करवाए जाने चाहिए। ये तो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है, होनी ही चाहिए पूरी। तीसरा है कि वायु प्रदूषण को कम करना चाहिए। प्रदूषण तो कोई हो, उसको कम से कम करेंगे तभी हम कुछ अच्छा जो लाइफ है वो जी पाएंगे। महिलाओं को राजकीय सेवाओं में या कोई भी जो सुविधाएं हैं
वो उनको आसानी से मिल जाए और राजकीय सेवाओं में इनकी भागीदारी होनी चाहिए। बहुत बेनिफिट है वो समाज को इससे मिलता है। उसके बाद के ऊर्जा उपयोग और वैकल्पिक परिवहन तंत्र को विकसित किया जाना चाहिए। तो ट्रांसपोर्ट की सुविधा है वो भी अच्छी होनी चाहिए। जो परंपरागत हमारे ऊर्जा स्रोत हैं उनके स्थान पर हमें नवीनीकरण ऊर्जा संसाधनों को काम में लेना चाहिए ताकि प्रदूषण की समस्या है वो नहीं रहे। तो इस प्रकार आज आप अच्छे से समझ चुके हो भी एक स्वस्थ शहर क्या हो सकता है और विकसित और विकासशील देशों के अंदर बस्तियां किस प्रकार से योजनाबद्ध और गैर योजनाबद्ध तरीके से बसाई जाती है। और उसके बाद नगरीय बस्तियों की समस्याएं और उनके कारणों को जान लिया और साथ में ही जान लिया भी एक शहर के जीवन को आसान बनाने के लिए हम क्या उपाय है वो कर सकते हैं या क्या करने चाहिए। उम्मीद करता हूं आप अच्छे से इन चीज़ों को समझ गए होंगे। बार बार कहता हूं एक ही चीज़ भी रटने के स्थान पर आप इनको पहले समझने पर ध्यान दीजिएगा। जब आपको समझ विकसित होगी तो आपको ये चीज़ें लंबे टाइम तक याद रहेगी। तो अब आप नोट्स फॉर्म में इनको अच्छे से कॉपी में नोट कीजिएगा। दूसरा, कुछ बच्चों को ये रहता है भी सर अगर भी मेरे द्वारा जो नोट्स बनाए हुए हैं वो कहाँ पर मिलते हैं, तो वो टेलीग्राम चैनल पर मिलते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर इसी वीडियो के हर वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर लिंक दिया हुआ है। सिद्धि विनायक संग्रिया के नाम पर ही अपना एक टेलीग्राम चैनल है। वहाँ पर भी जैसे जैसे मुझे समय मिलता जाता है मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वगैरह है वो भी वहाँ ज्योग्राफी पॉलिटिकल है वो इनके डालता रहता हूँ। तो अगर आपको सही लगे तो आप टेलीग्राम चैनल से भी हमसे जुड़ सकते हो। तो चलिएगा अब नोट कर लीजिएगा, फिर मिलेंगे अगले वीडियो सेशन में नए चैप्टर के साथ। तब तक जय हिंद जय भारत।